everyone, today we are going to discuss about the most important topic that is angina pectoris. Angina pectoris एक कार्डियोवास्कुलर की डिसीज कंडीशन होती है, कोरोनरी आर्टरी की डिसीज होती है जिसके अंदर क्या होता है मायोकार्डियल इश्चीमिया देखने को मिलता है। मायोकार्डियल इश्चीमिया का मतलब क्या होगा कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और द ऑक्सीजन टू दी हार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं मायोकार्डियल इश्चीमिया बोलते हैं। लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर नेक्रोसिस देखने को नहीं मिलता है। जैसे एमआई के अंदर हमें नेक्रोसिस देखने को मिलता है और परमानेंट डैमेज हो जाता है हार्ट के वॉल को, लेकिन इन एंजाइना पेक्टोरिस परमानेंट डैमेज नहीं होता, टेम्परेरी डैमेज देखने को मिलता है। सो इन शॉर्ट एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड डिस्कम्फर्ट ड्यू टू मायोकार्डियल इश्चीमिया एंड यहाँ पे टेम्परेरी डैमेज देखने को मिलता है जो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड होती है और सप्लाई होती है उसके बीच में इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ लिया कि मायोकार्डियल इश्चीमिया होता है इसके अंदर और नेक्रोसिस इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर टेम्परेरी डैमेज होता है, ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है और अगर इसको ट्रीट नहीं करते तो ये प्री डिस्पोज करते हैं किसको, एमआई के अंदर। इसके अलावा ये कोरोनरी आर्टरी की डिसीज होती है और ये अराइजेज होती है ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई इन वेरी शॉर्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ angina pectoris. So there are 4 types of the angina pectoris. Number 1 is stable angina, number 2 is unstable angina, number 3 is variant angina and number 4 is silent angina. Let's start with the stable angina. Stable angina as the name suggests, तो stable का मतलब क्या हो, जिसको हम stable कर सकते हैं। अब ये arises होता है, ठीक है। अब जैसे ही चेस्ट पेन हमें अराइज हुआ तो हम इसको रिलीव्ड कर सकते हैं रेस्ट से या फिर नाइट्रोग्लिसरीन से। अब क्यों, इसके अंदर फिक्स एथेरोस्क्लेरोसिस की डिपोजिशन होती है और कोरोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। तो एज अ वेसोडाइलेटर हम सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन को यूज करते हैं जो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक कर देता है, डायलेट कर देता है और उसको रिलीव कर देता है। सो इट कैन बी रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड बाय नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हम सबलिंगुअली देखते हैं और इसके अंदर हम चेस्ट पेन को ट्रीट कर सकते हैं। स्टेबल एंजाइना। सेकेंड वन इज अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब है कि इसको हम रिलीव नहीं कर सकते इतना इजीली। इसके अंदर ये कब होता है, जो स्टेबल एंजाइना होता है वो एक्सर्शनल एंजाइना होता है, जो एक्सर्शन के ऊपर क्या होता है, अराइजेज होता है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना जो होता है वो कब आता है, कोई भी मिनिमल एक्टिविटी या रेस्ट पे तब अराइज होता है और इसको हम रिलीव नहीं कर सकते हैं अनस्टेबल एंजाइना को। ठीक है, देन अनस्टेबल एंजाइना जो होता है जब भी अराइज होता है तो वो एक वार्निंग साइन होता है हमारी कोई भी डिसीज कंडीशन के लिए। द थर्ड वन इज वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना को हम प्रिंस मेटल एंजाइना भी बोलते हैं, आप एक बार स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, वेरिएंट एंजाइना के अंदर हमें एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है, ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है। इन केस ऑफ अगर हम बात करें नॉर्मल एंजाइना पेक्टोरिस की तो एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर। बट इन केस ऑफ वेरिएंट एंजाइना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है। अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो ये प्री डिस्पोज करेगा किसको, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को। द फोर्थ वन इज साइलेंट एंजाइना। साइलेंट एंजाइना का मतलब है कि ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे लेकिन कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे, कोई भी पेन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने एमआई के अंदर आपको बताया था कि लाइक आपको कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, वो साइलेंटली जो होता है अराइज होता है इन केस ऑफ डायबिटिक एंड एल्डरली पेशेंट। सिमिलरली जो साइलेंट एंजाइना होता है वो कब अराइज होता है, डायबिटिक पेशेंट या एल्डरली पेशेंट के अंदर होता है और ईसीजी चेंजेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये होगी हमारे टाइप्स, इट्स ईटियोलॉजिकल एंड द रिस्क फैक्टर्स। अब ईटियोलॉजी की बात करें तो मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। कोई प्लेग की फॉर्मेशन हो जाए या कोई भी कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म हो जाए या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो क्या हो सकता है, मतलब कि ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है या कोई भी इम्बैलेंस देखने को मिले मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड में और सप्लाई में, तो वन ऑफ द कोज हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस का। इसके अलावा आपकी हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है या कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिसीज का क्या है, रिस्क है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है जिसके से हाइपरटेंशन वाली कंडीशन अराइज हो सकती है तो भी कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है, स्पाज्म हो गया। और अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की तो मॉडिफिकेबल और नॉन मॉडिफिकेबल फैक्टर्स होते हैं। लाइक मॉडिफिकेबल जो हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है या फिर स्मोकिंग, अल्कोहल का कोई भी यूज ऑफ स्टिमुलेंट लाइक कोकेन या ओपियोइड्स ले रहे हैं तो ये क्या करते हैं, प्री डिस्पोज करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस को। और नॉन मॉडिफिकेबल में लाइक एज की बात करते हैं, सेक्स की बात करते हैं और जेंडर की बात करते हैं, नॉन मॉडिफिकेबल फैक्टर होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ईटियोलॉजी एनीमिया हो सकता है और हम बात करें टेकिकार्डिया की वजह से भी अराइजेस हो सकते हैं। तो ये क्या है, ईटियोलॉजी
ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो प्री डिस्पोज करते हैं किसको, एंजाइना पेक्टोरिस को, एंड रिस्क फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। आफ्टर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि किस तरह से डिसीज कंडीशन होती है। मैंने बोला ड्यू टू द ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक एथीरोस्क्लेरोसिस हो गया, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, हर एक कंडीशन के अंदर अलग अलग चीजें हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी मतलब कि इम्बैलेंस हो रहा है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड में एंड सप्लाई में, इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है तो CO2 का अमाउंट जो होगा ज्यादा होगा, मतलब कि एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी तो उसके बाद पेन रिसेप्टर्स जो होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, जो चेस्ट पेन को क्या करेंगे, प्री डिस्पोज करेंगे। इन वेरी शॉर्ट हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन सप्लाई हमारी बॉडी के अंदर कम हो गई है, जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से पेन रिसेप्टर्स जो होंगे स्टिमुलेट होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन को अच्छे से देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसी पैथोफिजियोलॉजी होती है एंजाइना पेक्टोरिस की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना कि इम्बैलेंस हो जाता है किसका, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड में एंड सप्लाई में नॉर्मल, इसके अंदर नेक्रोसिस देखने को नहीं मिलता है एंड ये टेम्परेरी डैमेज होता है जो कि रिवर्सिबल होता है इन वेरी शॉर्ट। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई थी कि ST डिप्रेशन देखने को मिलता है, बट इन केस ऑफ वेरिएंट एंजाइना ECG में ST ट्रांजिएंट ST एलिवेशन देखने को मिलता है। अब इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रायोरिटी में चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन देखने को मिलता है जो रेडिएट करता है कहाँ से, लेफ्ट आर्म से, शोल्डर जो में क्या करता है, एब्डोमेन रीजन में क्या करता है, रेडिएट करता है। ठीक है, तो चेस्ट पेन हो गया, रेडिएशन हमने समझ ली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेट्रोस्टर्नल पेन देखने को मिलता है। रेट्रोस्टर्नल मतलब कि बिहाइंड द स्टर्नम आपको पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, लाइक डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, और बात करें तो हमारी फैटीक हो गया, वीकनेस हो गई, और हेडेक देखने को हो गया, ब्लड विजन देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर हमें देखने को मिलती है। या वॉमिटिंग और जो पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पनिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, डाइफोरेसिस देखने को मिल सकता है। आप स्क्रीन पे देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती है। आफ्टर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आती है मेन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी आपके फ्लो चार्ट में बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज मैंने ऐसे ही फ्लो चार्ट लिया जहां से आपको बिल्कुल ग्रैब हो जाए देख के। तो सबसे पहले असेसमेंट करेंगे, हम वाइटल साइन को असेस करेंगे, हम पेन पूछेंगे कि पेन रिलीफ हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस टाइप का एंजाइना, जिससे हमें पता चल जाए। उसके अलावा आता है ECG, इकोकार्डियोग्राफी देखेंगे। इकोकार्डियोग्राफी के अंदर मेनली हम क्या पढ़ते हैं कि इकोकार्डियोग्राफी में हम क्या देखेंगे, कहाँ पे ब्लॉकेज देख रही है, कहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है कोरोनरी आर्टरी की, तो हम उसके अंदर ये चीज देखते हैं। उसके अलावा हम चेक करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी तो नहीं है, ये भी हम देख सकते हैं। जो हम MI में देखते थे वही सेम एंजाइना पेक्टोरिस में भी देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कार्डिक बायोमार्कर्स जो होते हैं वो भी चेक करते हैं। लेकिन कार्डिक बायोमार्कर्स की वैल्यू एंजाइना के अंदर नॉर्मल आती है एंड MI के अंदर उसकी वैल्यू ज्यादा आती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंस भी अच्छे से बताऊंगी, बट मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ कि एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या होता है, जो कार्डिक बायोमार्कर्स की वैल्यू नॉर्मल दिखती है, जो ट्रोपोनिन है, CKMB है, ये आपको नॉर्मल दिखता है। लेकिन इन केस ऑफ हम बात करते हैं किसके अंदर, MI के अंदर उसकी वैल्यूज जो होती है वो ज्यादा होती है। उसके अलावा ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट देख सकते हैं। उसके अलावा आता है चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। तो ये क्या है, मेन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है जिससे हम चेक कर सकते हैं। और द कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये वन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, जिसके अंदर हम क्या चेक करते हैं कि कोई भी ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे हम क्या चेक करते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करते हैं, और जो इसको ट्रीट करता है वो एंजियोप्लास्टी होता है, जो हम किस में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। सो हमारी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन क्लियर होगी, टाइप्स क्लियर होगी, ईटियोलॉजी क्लियर होगी, रिस्क फैक्टर्स क्लियर होगी, पैथोफिजियोलॉजी क्लियर होगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्लियर होगी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्लियर होगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट सबसे पहले क्या होता है, हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना, वेट को रिड्यूस करना, जो भी रिस्क फैक्टर्स है उसको ट्रीट करना, और जो भी हमारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज का रिस्क आ रहा है उसको भी क्या करना, प्रिवेंट करना। ये तो मॉडिफिकेबल फैक्टर्स है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फोकस होता है कि हमें लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना और ये चीज़ करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट, नॉन मेडिकल मैनेजमेंट एंड द सर्जिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात करते हैं तो मैंने क्या बोलता है कि चेस्ट पेन को रिलीव करना तो हमें नाइट्रोग्लिसरीन देना है। नाइट्रोग्लिसरीन हम सब लिंगुअली
भी दे सकते हैं, टॉपिकल भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं। जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो एज अ वेसो डायलेटर काम करता है। अब क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर कोरोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। अब कोरोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो हम उसको डायलेट कर देंगे। तो नाइट्रोग्लिसरीन किसके अंदर होता है, स्टेबल एंजाइना के अंदर हम देते हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट द ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोरोनरी आर्टरी। तो नाइट्रोग्लिसरीन हम देते हैं, सबलिंगुअली भी दे सकते हैं, टॉपिकल भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, जो क्या करता है हमारे चेस्ट पेन को रिलीव कर देता है। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन के अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बता रखी है कि मैनेजमेंट जब भी बात आती है तो मेन हमें कोर्स को ट्रीट करना होता है और इंटरवेंशंस को लेके आना होता है जिससे आउटकम अच्छा आता है। सो अब ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कोई भी क्लॉट की फॉर्मेशन होगी है तो उसके अंदर हम स्टेटिन्स देते हैं। स्टेटिन्स क्या करता है, मतलब जो भी कोलेस्ट्रॉल डाइट है उसको कम कर देता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट है उसको कम कर देता है। स्टेटिन के अंदर एटोरवास्टेटिन आता है, जो भी एक ड्रग होता है। आप अपनी ड्रग्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो। कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स दे सकते हैं, अल्फा बीटल ब्रोकर्स भी एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। तो ये क्या है, ड्रग्स एंड मेडिकेशन है जिसको आप स्पेसिफिकली याद रखोगे किसके अंदर, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। लेकिन प्रायोरिटी इसके अंदर ड्रग कौन सी, नाइट्रोग्लिसरीन है। जैसे हमने एमआई के अंदर मोना पढ़ी थी ना, सिमिलरली एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन है। उसके अलावा हम इसके अंदर एक और चीज यूज करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी का यूज करते हैं, जो क्या करता है, चेस्ट पेन को रिलीव करता है। ठीक है, तो हमने क्लियर कर लिया नाइट्रोग्लिसरीन होगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, जिसके अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, डायलेट करते हैं कोरोनरी आर्टरीज को और बीपी को कम करते हैं। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स आ गए और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आ गई जो क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है। एंटी प्लेटलेट में कौन आता है, एस्पिरिन आता है। कोलेस्ट्रॉल को कम कौन करेगा, स्टेटिन्स करेगा। तो ये क्या है, आपकी मेडिकल मैनेजमेंट होगी। उसके अलावा एक नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट के अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर एंजियोप्लास्टी आती है। एंजियोप्लास्टी जैसे मैंने एंजियोग्राफी में बोला था कि हम डिटेक्ट करते हैं कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो प्लास्टी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, जो भी कोरोनरी आर्टरी उसको वाइडन कर देते हैं। लेकिन स्टंट जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए यूज होता है। और जो एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर होता है वो क्या करता है, मेनली कोरोनरी आर्टरी को वाइडन कर देता है। उसके अलावा हम बात करते हैं बाईपास सर्जरी करते हैं, लाइक लेग्स एंड आर्म्स हम कहते हैं बाईपास बनाते हैं, जो मेनली क्या करता है, आपकी ऑब्स्ट्रक्शन को क्या करता है, ठीक कर देता है। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हारी बुक फ्लो चार्ट के अंदर दे भी रखा है कि अगर हम बैलून को क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, डायलेशन से ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ट्रीट हो जाएगी। उसके बाद एथरेक्टोमी क्यों, क्योंकि मेन कोर्स हमारा एंजाइना पेक्टोरिस का क्या था, एथेरोस्क्लेरोसिस था। और हमने बोलता प्लेग फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। प्लेग फॉर्मेशन और जो प्लेग है उसको हम क्या करने के लिए, हटाने के लिए या क्लॉट को रिमूव करने के लिए या प्लेग को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एथरेक्टोमी बोलते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, हमारे को हाइपरटेंशन या कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करना चाहिए, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए, ऑक्सीजन को मैनेज करना चाहिए। उसके अलावा जो भी पेन है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट साथ के साथ चलना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम डाइट को क्या करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। कोई भी जो रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिसीज का उसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल डाइट का ऊपर काम करना चाहिए। जो मेनली हमारा एक्सेसिव फोकस इस पे होना चाहिए, एक्सरसाइज के ऊपर, प्रॉपर रेस्ट के ऊपर, प्रॉपर हाइड्रेशन के ऊपर, मेडिटेशन, योगा, ये सारे क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपकी ससेप्टिबिलिटी है डिसीज की उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्या अराइज हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन लाइक हार्ट अटैक अराइज हो सकता है, एरिथमिया वाली कंडीशन अराइज हो सकती है और डिसरिथमिया अराइज होता है। तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है एंजाइना पेक्टोरिस की। आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। एक बार फ्लो चार्ट जरूर देखना, बिकॉज फ्लो चार्ट मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे बनाया है जिससे आप ग्रैब कर सको कंटेंट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।